हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो है वो सारे ही वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो क्लासेज हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 43। प्रैक्टिस सेट नंबर 43। कल हमने 2 प्रैक्टिस सेट अटेंड किया था, एक 41 एक 42। कल नेटवर्क मुझे अच्छा लगा तो मैंने एक पीडीएफ के साथ 41 आपको दिया और नेटवर्क इशू कुछ नहीं दिखा तो मैंने सोचा कि एक और ट्राई करके देखते हैं, तो वो मैंने ओरल किया था। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। मेरा पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कॉर्डेड सूत्र है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो आज के क्वेश्चन है ये यूथ के बुक से हैं। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं यूथ के ज़्यादातर क्वेश्चन लाऊं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं यूथ के बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन लेते आऊँगी। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कॉर्डेड सूत्र है तो खुदरा है, चिकना है, कम टिका हुआ है, अधिक है या फिर महीन है। तो यहाँ विकल्प में हमें आंसर देना है, कूट में आंसर देना है, सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी, खुदरा और कम टिकाऊ। कॉर्डेड सूत्र खुदरा और कम टिकाऊ होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 26 इंटू 1/√काउंट सूत्र डैश गणना का सूत्र है, तो ट्विस्ट का, डायमीटर का, काउंट का या फिर वेट का। तो यहाँ पे हो जाएगा ये डायमीटर के गणना का सूत्र है। देख सकते हैं आप यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन का वह भाग जो पर्याप्त मात्रा में धागा प्रदान करता है और लूप को कसता है वह है, तो वह क्या है। तो मशीन का वह भाग जो पर्याप्त मात्रा में धागा प्रदान करता है और लूप को कसता है वो है टेकअप लीवर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन मैंने 2 बार लिया है क्योंकि दोनों क्वेश्चन में थोड़े ऑप्शन में डिफरेंस लगे, तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को 2 बार लाना चाहिए। ये पहला है, आप इसे ध्यान से देखिएगा कि वस्त्र निर्माण के लिए रेशे को तैयार करने का सही क्रम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकुड़ना, सीधा करना, छाप लगाना एवं प्रेस करना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैं यहाँ सारे ऑप्शन नहीं पढ़ी क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। मैं ऑलरेडी एक बार वीडियो करके आधे से कट कर चुकी हूँ, क्योंकि कुछ इशू आ जाते हैं तो फिर से वीडियो को बीच में कट करना पड़ता है। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही जिससे कि आपको और मेरा दोनों का समय बचेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही कि वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने का सही अनुक्रम बताइए। तो वस्त्र निर्माण करने के लिए, कपड़े को तैयार करने के लिए सही अनुक्रम कौन सा है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कपड़े को तैयार करने का सही अनुक्रम पूछ रहा है और जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा उसमें रेशे को तैयार करने का क्रम पूछ रहा था। तो यहाँ पे आ जाता है सिकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना एवं प्रेस करना। एंड जब कपड़े का पूछेगा तो यहाँ पे कौन सा टिक करेंगे, क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका भी आंसर भी सी ही होगा, उसका आंसर भी सी ही था। बाइला कैसा है, सीधा करना, ब्लैकिंग करना, सिकुड़ना, इस्त्री करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिधानों की कटाई के लिए एक दिश कपड़ों का सही लेआउट है। तो परिधानों की कटाई के लिए एक दिश कपड़ा का सही लेआउट क्या है। तो आड़ा मोड़ना, लंबाई में मोड़ना, दोनों तरफ से मोड़ना या फिर खुला छोड़ना। और यहाँ कूट में आंसर देना है। तो कूट में आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30। हालांकि ये 30 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए ये 3 या 4 नंबर क्वेश्चन होगा। मुझे जो क्वेश्चन ज़्यादा बेटर लगे मैंने उन्हीं को कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा लंबाई में मोड़ना, फिर आ जाएगा दोनों तरफ से मोड़ना, फिर हो जाएगा खुला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कि उच्च गुणवत्ता वस्त्रों में कौन सी मुख्य सीवन और स्थान है जहां पैटर्न का मिलान अपेक्षित है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कूट में देना है। मैंने कूट वाले ऑप्शन को इसमें कलेक्ट नहीं किया है, आप यहाँ पे कूट में दे सकते हैं क्या होगा। तो उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों में कौन सी मुख्य सीवन और स्थान जहाँ पैटर्न का मिलान अपेक्षित है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 4 और 5।
तो केंद्र के समान और केंद्र के पीछे, केंद्र के समान सामने और केंद्र के पीछे पार्श्व साइड C1 एंड पॉकेट व पॉकेट फ्लैप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कपड़े को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा कौन सी है? तो शेडिंग है, गिंगिंग है, सिरे है, फ्लैपिंग है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरे। कपड़े को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा सिरे है। अब यहाँ पे डिटेल्स इसके देख लेते हैं थोड़े अच्छे से। कपड़े को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा सिरे है। करघे पर से उतारे गए वस्त्र पर विभिन्न विधियों के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिससे वस्त्र का बाह्य रूप परिवर्तित होकर निखर जाता है, गुणों में वृद्धि होती है, वस्त्र की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, वो परिसज्जा कहलाती है। एंड कपड़ों पर चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा सिरे है। चमक प्रदान करने के अंतर्गत सिरे भी आएगी, मॉइस्चराइजिंग भी आएगी। मॉइस्चराइजिंग में बहुत तरह के आते हैं, आप नीचे क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा कौन सा है? तो वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा है ऑप्शन नंबर सी, सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग। तो वस्त्रों फंक्शनल परिसज्जा वस्त्रों पर सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूती कपड़ों को निम्न के द्वारा सिकुड़ने से बचाया जा सकता है। तो चूँकि मैंने सबसे पहले ही आपको ऊपर बताया था, मॉइस्चराइजिंग, सेंफोराइजिंग, इन सारे में डिफरेंटेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिकुड़न पूछ रहा है, चमक पूछता है तो मॉइस्चराइजिंग डेफिनेटली लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिकुड़न पूछ रहा है तो सेंफोराइजिंग इस बात की गारंटी देता है कि कपड़े नहीं सिकुड़ेंगे। सेंफोराइजिंग एक व्यापारिक चिन्ह होता है जो इस बात की गारंटी देता है कि कपड़े बार बार धुलाई के बाद भी वस्त्र नहीं सिकुड़ेगा। अतः सेंफोराइजिंग परिसज्जा वस्त्र को सिकुड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। एंड सेंफोराइजिंग प्रक्रिया के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसमें वाष्प के द्वारा गर्म रोलर लगे होते हैं, और वस्त्र को इन रोलरों से सीधे न गुजार कर रोलर में लगे कंबलों के बीच से होकर गुजारा जाता है, और कंबल होने के कारण रोलर के दबाव से वस्त्र उतने ही खींचते हैं अथवा दबते हैं जितनी उनकी स्वाभाविक क्षमता होती है। इस प्रकार वस्त्र बार बार धुलाई के उपरांत भी नहीं सिकुड़ते। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सूती कपड़े की चमक, शक्ति एवं रंगने की योग्यता बढ़ाने की रासायनिक परिसज्जा क्या है? तो यहाँ पे आ जाएगा मॉइस्चराइजिंग, जिसके बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे। तो सूती कपड़े की चमक, शक्ति एवं रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए मॉइस्चराइजिंग परिसज्जा का प्रयोग किया जाता है। मॉइस्चराइजिंग एक रासायनिक परिसज्जा होता है, ये भी एक बार क्वेश्चन में आता है। मॉइस्चराइजिंग प्रक्रिया से रेशे फूल जाते हैं, वस्त्र की लंबाई में सिकुड़कर चौड़ाई में बढ़ जाती है, फलतः वस्त्र की मजबूती 20% तक बढ़ जाती है, वस्त्र संघनन चिकना चमकदार हो जाता है, एंड वस्त्र की जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। फलतः इन रंग सरलता से इस पे रंग भी सरलता से चढ़ते हैं और वो पक्के रहते हैं। सतह चिकनी होने के कारण वस्त्र शीघ्रता से गंदे भी नहीं होते तथा वस्त्र कोमल हो जाते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है यहाँ पे वस्त्र उद्योग में कपड़ा उत्पादन का सही क्रम पूछ रहे हैं। हम डायरेक्ट आंसर यहाँ पे देख लेते हैं जिससे कि समय बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले ग्रेडिंग, फिर गुणवत्ता नियंत्रण, फिर मार्कर बनाना, फिर असेंबली, फिर कटिंग शेड्यूलिंग तैयार करना। क्वेश्चन यहाँ पे है, अब देख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्न में से किस सूती वस्त्र को स्टार्च नहीं किया जाता। यहाँ पे पूछ रहा है किस सूती वस्त्र को स्टार्च नहीं किया जाता। तो कॉलर को, टेबल मैट को, शर्ट को या फिर अंडरवियर को। तो यहाँ पे अंडरवियर को स्टार्च नहीं किया जाता वरना वो कड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अच्छा लेबल निम्नलिखित में से संबंधित जानकारियाँ प्रदान करता है। तो एक अच्छा लेबल कैसी जानकारियाँ प्रदान करता है? तो कपड़े में तंतु का अंश, परिसज्जा का प्रकार, सफाई और धोने की मशीन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मॉइस्चराइजेशन से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जिसके बारे में हमने इससे पहले बात कर रखा है कि मॉइस्चराइजेशन से कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। तो मजबूती में बढ़ोतरी तो होती ही है, चमक में भी बढ़ोतरी होती है, पानी सूखने की क्षमता में बढ़ोतरी, रोएदार सतह। तो यहाँ पे चूँकि ऑप्शन में किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो मॉइस्चराइजिंग सूती कपड़ों की कोई अपनी खास चमक नहीं होती, अपनी चमक नहीं होती, तो उनकी चमक बढ़ाने के लिए हमें मॉइस्चराइजिंग परिसज्जा करना पड़ता है। तो जब भी हमें ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो हम चमक बढ़ाने के सेलेक्ट करेंगे मॉइस्चराइजिंग के टाइम में। आप देख सकते हैं
यह मैंने आपको पहले ही बता रखा है। मॉइस्चराइजिंग परिचर्या के द्वारा वस्त्र को सतह को कोमल, चिकना, चमकदार एवं व्यक्तियुक्त बनाया जाता है। मॉइस्चराइजिंग प्रक्रिया से रेशे फूल जाते हैं, वह वस्त्र लंबाई में सिकुड़कर चौड़ाई में बढ़ जाती है, फलतः वस्त्र की मजबूती 20% बढ़ जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ हमें कथन और कारक क्वेश्चन देखना है। जल ऊर्जा और रसायनों की खपत को कम करने वाली परिचर्या पर ध्यान देना नवीन सोच है एवं वे गैर नवीनकरणीय संसाधन हैं जिनका उपयोग वस्त्रों की परिचर्या के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। जल ऊर्जा और रसायनों की खपत को कम करने वाली परिचर्या पर ध्यान देना नवीन सोच है क्योंकि वे गैर नवीनकरणीय संसाधन हैं जिनका उपयोग वस्त्र की परिचर्या के लिए किया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि वस्त्र परिचर्या माध्यमों में से कौन सा कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आंसर हो जाएगा टनल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बारे में नीचे डिटेल्स में देख लेते हैं। टनल का प्रयोग वस्त्र परिचर्या माध्यमों में वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है। परिचर्या करघे पर से उतारे गए तैयार वस्त्र पर विभिन्न विधियों के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती हैं जिससे वस्त्र का बाह्य रूप परिवर्तित होकर निखर जाता है, गुणों में वृद्धि हो जाती है, स्पर्श में चिकना, कोमल एवं मुलायम हो जाता है, देखने में सुंदर एवं आकर्षक लगता है, वस्त्र की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, तो उसे परिचर्या कहते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट में मिलान करना है हमें इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है। तो इसका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित कपड़े के लिए प्रारंभिक तैयारी की प्रक्रियाओं के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा झुलसाना, फिर आ जाएगा अभिमार्जन, फिर उसके बाद से आएगा ब्लीचिंग, फिर मॉइस्चराइजिंग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन था, चूँकि मैंने उस क्वेश्चन को नहीं लिया बट उसके कुछ टर्न थे जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तो इसलिए मैंने उसको ऐड किया, बट वो थोड़ा धुंधला हो गया। प्लीज़ क्या बोलते हैं, पेज थोड़ा धुंधला हो गया। मैं आपको मुँह से बता देती हूँ, शायद आपको हल्का दिख रहा होगा। तो जो सिंजिंग होती है, सिंजिंग क्या होती है, तो तंतु के जो उभरे हुए किनारे होते हैं उन्हें जलाना सिंजिंग कहलाता है। स्काउरिंग ऊन में से जो डिसाइजिंग उत्पादों को जैसे कि पैक्टिन और मोम होते हैं निकालते हैं, उसे स्काउरिंग कहते हैं। एंड टेंटरिंग कपड़ों को सीधा करने की यांत्रिक प्रक्रिया को टेंटरिंग कहते हैं। अगर कपड़ा ऐसे तिरछा है तो उसे इक्वल करना टेंटरिंग कहलाता है। और कैलेंडरिंग कपड़े पे चमक को बढ़ाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कताई सूत निर्माण रेशे का है, इससे टॉपिक क्वेश्चन है। ये वाला पेज शायद थोड़े से धुंधले हो गए हैं। धागा तैयार करने के लिए घूर्णन साधन में हवा का स्थान डैश नहीं करने के कारण हो सकता है। तो क्या हो सकता है, तो फिल्टरिंग, ब्लीचिंग, सिंथेटिंग या फिर रिपनिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रिपनिंग। जो धागा तैयार करने के लिए घूर्णन साधन कपड़े में हवा का स्थान रिपलिंग नहीं करने के कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धागे की फिसलन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। यहाँ पे योगदान करके पूछा है, लेकिन किसके कारण होता है। सिंपली क्वेश्चन ये है, धागे की चिकनाई, ढीली बुनाई संरचना या फिर खराब समाप्ति या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर धागे की चिकनाई युक्त है, ढीली बुनाई है और धागे की खराब समाप्ति है तो ये सारे ही धागे की फिसलन में योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सी प्रक्रिया से सूत के रेशे को सूत के बीज से अलग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन सिंपली अगर देखा जाए तो आपसे कपास के रेशे की पूछ रहे हैं। कपास के रेशे को उसके बीज से अलग करने की विधि को गिनिंग कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूत से बीज अलग करने की प्रक्रिया गिनिंग कहलाती है। कपास के कोए में जो बीज एवं रेशे दोनों ही उपस्थित होते हैं, अतः उन्हें जैसे कि गिनिंग को हम ओटाई भी बोलते हैं, तो ओटने के कार्य अथवा गिनिंग मशीन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया से रेशे में उपस्थित धूलकण, पत्तियाँ, लकड़ी, छिलके, बीज आदि जो सारे होते हैं, सारे ही अलग हो जाते हैं। इसे गिनिंग या फिर ओटाई भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यहाँ रेशे में ये क्वेश्चन बाइलक आ गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 0.5 ग्राम प्रति केजी 0 से 6 माह के लिए बच्चों के लिए है ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंघी करते समय छोटे तंतुओं को हटाने हेतु की गई प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैकलिंग, सन साफ या फिर जूट को साफ करना, इसको हैकलिंग बोलते हैं। कंघी करते समय जो छोटे तंतु होते हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया को हैकलिंग कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रेशे के उनके डैश के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। तो समानता, लंबाई, दीर्घाकार या फिर स्टेपल मतलब लघु आकार। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका आंसर हो जाएगा कि रेशे को उनके लंबाई के आधार पर ग्रेडिंग की जाती है, जितना लंबा रेशा उतना ही अच्छा होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। यान, धागे, जो छोटे तंतु को रेशे को तंतु भी बोलते हैं और धागे को यान भी बोलते हैं। तो धागे जो छोटे रेशों से बनते हैं उन्हें कहा जाता है तो फिलामेंट यान, स्टेपल यान। क्योंकि यहाँ पे आंसर दिख रहा है तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टेपल यान और फिलामेंट आप जानते हैं जो लंबे तंतु होते हैं उनके लिए कहा जाता है। तो जो छोटे छोटे रेशे के स्टेपल रेशा कहते हैं उसे। रेशम को छोड़ के सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशे स्टेपल रेशे ही होते हैं। इन्हें पास पास सटाकर बांध कर एवं ऐंठन देकर अविरल लंबाई के धागे बनाए जाते हैं। अतः इनसे बने धागे को स्पन या फिर यान कहते हैं। वनस्पति जगत में रेशम प्राकृतिक जगत में जो रेशम होता है वो सबसे लंबा होता है और वनस्पति जगत में लीलन सबसे लंबा रेशा होता है, लेकिन उसे काउंट हम स्टेपल में ही करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कथन एवं कारक में क्वेश्चन पूछ रहा है। तंतु जिनमें अधिक मात्रा में अनियत क्षेत्र होते हैं उनमें चुन्नट आने की संभावना बहुत अधिक होती है। कारण में कह रहा है यह अंतर आणविक बंधन शक्ति के ना होने के कारण होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दोनों ही सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं तंतु जिनमें अधिक मात्रा में अन्य क्षेत्र होते हैं उनमें चुन्नट आने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि यह अंतर आणविक बंधन शक्ति न होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कौन सा धागा नूतन धागा है। यहाँ पे धागे को पहचाना है, कौन सा धागा नूतन धागा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिने स्लब, इसे ग्रंथिला सूत्र भी बोलते हैं, एंड बोकल। क्वेश्चन नंबर 37, हाँ बोकल। आई थिंक ये आपको फ्रेश दिख रहा होगा। तो कौन सा धागा नूतन धागा है, तो रेटिने स्लव एवं बोकल, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किन से स्ट्रक्चरल जैमिंग पकड़ को रोक दिया जा सकता है, किससे। इसे हमें कूट में आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑप्शन और है। तो इन चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। चैन टाके के एक्चुअली हम डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा चैन टाके के प्रयोग से, एंड दूसरा हो जाएगा पतले धागे के प्रयोग से, एंड तीसरा हो जाएगा शीवन को पक्का करने से। क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रखा है, आई थिंक शायद यहाँ पे होगा, मैंने लेने की कोशिश की है। हाँ यहाँ पे है शीवन को पक्का करने से। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शीवन पक्का का, ये तो हमने देखी रखा है। पारंपरिक रिंग कताई की क्रिया का सही क्रम बताना है। डायरेक्ट नीचे लिख लेते हैं। सही क्रम बताना है तो सबसे पहले खोलना, साफ करना और सम्मिश्रण, फिर उठाना, फिर कॉर्डिंग, फिर कंघी करना, फिर ड्राइंग और ड्राफ्टिंग करना, फिर रोविंग करना, उसके बाद आता है कताई करना। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित टाकों की ग्रंथियाँ में से कौन सी श्रेणी लॉक टाका दर्शाती है। तो कौन सी श्रेणी लॉक टाका दर्शाती है, तो ऑप्शन सी 300। टाकों की श्रेणियों में 300 नंबर की जो श्रेणी होती है वो लॉक टाका दर्शाती है। लॉक टाका एक प्रकार का सबसे साधारण यांत्रिक टाका का उदाहरण है जो सिर्फ सिलाई मशीन के द्वारा ही तैयार किया जाता है।
नेक्स्ट पे आते हैं, महिला एवं पुरुष परिधानों में वेस्टिंग संचालन के लिए परिधान उद्योग में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से टाके का वर्ग प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ग 100। महिला एवं पुरुष परिधानों में वेस्टिंग संचालन को परिधान उद्योग में आमतौर पर वर्ग 100 टाके का प्रयोग किया जाता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टेक्सचर फिलामेंट यान बनाने की निम्नलिखित में से किस विधि में थर्मोप्लास्टिक के गुण की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो किस विधि में थर्मोप्लास्टिक गुण की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, एयरजेट में नहीं पड़ती है। टेक्सचर फिलामेंट यान बनाने की निम्नलिखित में से एयरजेट जो विधि है इसमें थर्मोप्लास्टिक के गुणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्रिलिक रेशा बनाने का सही अनुक्रम बताना है। तो हम डायरेक्ट नीचे का आंसर देख लेते हैं जिससे हमारा समय बचे। तो एक्रिलिक रेशा बनाने का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आ जाएगा बहुलीकरण, फिर आएगा खोलना, फिर छानना, फिर काटना, फिर सुखाना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें रेशे के गुण एवं सही इकाई का मिलान करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 44 है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा आंसर सही होगा? स्टेपल रेशा किसे बोलते? स्टेपल रेशा का मापन किस में होता है? तो स्टेपल रेशा का मापन ऑप्शन नंबर 4 सेंटीमीटर में होता है। फिलामेंट में का मापन किस में होता है? तो मीटर में होता है। रेशे का व्यास कैसे पता चलता है? तो माइक्रोन से पता चलता है। एवं दृढ़ता, रेशे की जो दृढ़ता होती है वो हमें टेक्स्ट से पता चलता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धागा जो रेशे की संपूर्ण इकाई में फैले होते हैं डैश कहलाते हैं। तो वह राशा जो रेशे की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं ये रैप कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह धागे जो रेशे की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं रैप कहलाते हैं। अधिकांश वस्त्रों का निर्माण इसी विधि से होता है। इसमें वस्त्र निर्माण के लिए दोनों ओर से धागे लगते हैं, इसी को रैप कहा जाता है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धागे का झुंड लंबाई में 840 यार्ड डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो धागे का झुंड होता है लंबाई में 840 यार्ड हैक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत से बुना प्लेन रेशा क्या कहलाता है? तो सूत से बुना प्लेन रेशा को कैलिको बोलते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डैश चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है। तो सिल्वरिंग चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरलॉकिंग धागों के ताने बानों में अपनाए गए प्रणाली या फिर डिजाइन के अनुसार डैश का नाम रखा जाता है। तो किसका? तो यहाँ पर बुनाई का नाम रखा जाता है। इंटरलॉकिंग धागों के ताने बाने में अपनाए गए प्रणाली या फिर डिजाइन के अनुसार बुनाई का नाम रखा जाता है। बुनाई द्वारा वस्त्र निर्माण अत्यंत प्रचलित एवं पुरानी कला है। अधिकांश वस्त्र का निर्माण बुनाई के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तागा का नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉटन काउंट तागा का नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, आप देख सकते हैं। तो हो जाएगा कॉटन काउंट। तागा का नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली कौन सी नहीं है? तो वो हो जाएगा कॉटन काउंट। डेनियर मैट्रिक काउंट तागा का नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली है और मैट्रिक काउंट लच्छियों की संख्या है। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित नवीन किस्म के सूत या फिर धागे हैं। नवीन किस्म के सूत या फिर धागे कौन से हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएंगे बॉकल सूत, फिर आ जाएंगे स्लव या फिर वर्कियल सूत, फिर आ जाएगा उसके बाद से फ्लॉक सूत। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
यहाँ पे कथन एवं कारक दिया है। कथन एवं कारक में दिया हुआ है, अभी कथन में दिया हुआ है कि ऐसे वस्त्र जिनके तंतुओं में रंग चढ़ने की बहुधता बहुत भिन्न है, उन्हें एक ठोस रंग से एकल रंग के भिन्न टब में रंगना संभव है। ऐसे रंग कारण में दिया हुआ है, ऐसे रंगों जिनमें विभिन्न प्रकार के तंतुओं के लिए बंधुता हो, उन्हें एक ठोस रंग बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कि दोनों सही है, ए और आर दोनों सही हो जाएगा। ऐसे वस्त्र जिनके तंतुओं में रंग चढ़ाने की बंधुता भिन्न है, उन्हें एकल रंग या फिर एक ठोस रंग के भिन्न टब में रंगना संभव है, क्योंकि ऐसे रंग जिनमें विभिन्न प्रकार के तंतुओं के लिए बंधुता हो, उन्हें एक ठोस रंग बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंतु लचकदार नहीं है। तो नियोप्रीन, स्पेंडेंस, इलास्टेन या फिर विस्कोस। तो कौन सा ऐसा रेशा है जो कि लचकदार नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विस्कोस। विस्कोस तंतु लचकदार नहीं है। नियोप्रीन रबर का एक समरूप है जिसे आसानी से मोड़ा और खींचा जा सकता है। स्पेंडेक्स और इलास्टेन अपनी इलास्टिसिटी के वजह से ही जाने जाते हैं। अच्छा, खिलाड़ियों के जो कपड़े बनते हैं वो स्पेंडेक्स से बनते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धागों के बंडलों में कौन सा बंडल केंद्र रहित है तथा क्विल्टिंग और कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन से हैं, तो ऑप्शन ए है कोकून, स्पूल, कोन या फिर वाइकोन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कोकून। कोकून धागों के बंडलों में केंद्र रहित है तथा क्विल्टिंग और कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ हमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो देख लेते हैं इसे। एक डेनियार में कितना होता है, तो 9000 मीटर के तंतु धागे के ग्राम में वजन, वह डेनियार से मैच करेंगे ऑप्शन 3 को। टैक्स किसे कहते हैं, तो 1000 मीटर के तंतु या फिर धागे के ग्राम का वजन। तो 1000 मीटर के तंतु या फिर 1000 मीटर के तंतु के धागे के ग्राम के वजन, ये टैक्स हो जाएगा। देसी टैक्स क्या हो जाएगा, देसी टैक्स हो जाएगा 10,000 मीटर के तंतु या इतने वजन के ग्राम का, धागे के ग्राम का वजन। कहाँ गया, ऑप्शन ए। और माइक्रोडेनिया एक डेनियार से कम कपड़े में के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखते हैं नीचे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। एक डेनियार 9000 मीटर के तंतु, एक टैक्स 10,000 मीटर के तंतु, एक टैक्स 1000 मीटर के तंतु, एक देसी टैक्स 10,000 मीटर के तंतु और एक माइक्रोडेनियार एक डेनियार से कम कपड़े के लिए प्रयुक्त। नेक्स्ट है कि सूत निर्माण की पारंपरिक क्रिया का सही क्रम हमें लगाना है। हम डायरेक्ट नीचे देख लेते हैं। हैंड पिकिंग, गिनिंग, फिर उसके बाद ओपनिंग एंड कॉर्डिंग, फिर स्पिनिंग, फिर वीविंग। नीचे आता है निम्नलिखित में से सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। डायरेक्ट नीचे देख लेते हैं। तो साधारण पॉलीमर, विस्कोस रेयन, आर्द्र स्पिनिंग कताई, कॉटन सेलुलोज, शुष्क स्पिनिंग कताई, एसीटल फाइबर एंड गलित स्पन पॉलिस्टर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बनावटी टेक्सटाइल रेशे होते हैं, तो बनावटी टेक्सटाइल रेशे कैसे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिक टिकाऊ एवं चिकना। बनावटी टेक्सटाइल के रेशे अधिक टिकाऊ एवं चिकना होते हैं। बनावटी टेक्सटाइल के वस्त्र इच्छा अनुसार बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। सूत काटने की प्रणाली के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। हम नीचे देख लेते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले कॉर्डिंग, फिर ड्राइंग, फिर कॉम्बिंग, फिर रॉकिंग। नेक्स्ट पे आते हैं। कपड़े की शेलवेज मतलब कि किनारे वस्त्र की डैश होती है, तो चौड़ाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए, वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए, या फिर वस्त्र की डिजाइन के अनुसार लाइन में होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए। सभी प्रकार के वस्त्रों में चौड़ाई की तरफ दोनों सिरे पर 1.52 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक की चौड़ाई की किनारी रहती है। इसी को सेल्वेज कहते हैं। सेल्वेज का मुख्य काम वस्त्र को स्थिरता एवं मजबूती प्रदान करना होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से किस पर फफूंद व कीड़े का सबसे कम असर पड़ता है। तो किस पे फफूंद एवं कीड़े का सबसे कम असर पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी, सिंथेटिक रेशे पे। सिंथेटिक रेशे होते हैं नायलॉन, डेक्रॉन, पॉलिएस्टर, क्रेस्लॉन, जेफ्रॉन, ऑरलॉन, एक्रिलिन, डायलेन, वरेन आदि रेशे हैं जिन पर फफूंद का बहुत कम असर पड़ता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्रॉस लिंकेज एवं साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है। तो क्रॉस लिंकेज एवं साइड चेन अधिकांशतः किसमें पाई जाती है, तो ऑप्शन सी, प्रोटीन रेशे में पाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका देख लेते हैं। क्रॉस लिंकेज एवं साइड चेन अधिकांशतः प्रोटीन रेशों में पाई जाती है। कपास व लीलन के रेशों में कार्बोस्किल्स समूह होता है। यह संभवतः परमाणुओं की श्रृंखला के रूप में अर्थात क्रॉस लिंकेज व साइड चेन के रूप में पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। तो कौन सा कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फेल्टिंग कपड़ा। फेल्ट कपड़ा को नमदाग भी कहते हैं। नमी, ताप एवं दाब द्वारा ऊनी रेशे को आपस में उलझाकर जमाना ही फेल्टिंग कहलाता है। इसमें वस्त्र की बुनाई नहीं की जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कंबल, दरी, कालीन, स्वेटर, मोजे आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। वह अंतिम परिसर जो कपड़े को सीधा करके सुखाती हुई है क्या कहलाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेंटरिंग। यहाँ पे पूछ रहा है सीधा करके सुखाती हुई है। सीधा करने के लिए टेंटरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। टेंटरिंग एक यांत्रिक प्रक्रिया होती है, यांत्रिक विधि होती है। टेंटरिंग प्रक्रिया द्वारा वस्त्र को सभी स्थानों से समान चौड़ाई का बनाया जाता है। बुनाई प्रक्रिया पूरा होते ही वस्त्र कई जगहों से टेढ़े मेढ़े असमान आकृति के हो जाते हैं। उनका आकार अस्थिर रहता है, इसलिए उन्हें सुधारने के लिए दोनों तरफ से किनारों को सीधा करके वस्त्र के आकार को स्थिर किया जाता है और ये टेंटरिंग विधि में किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ऑर्लॉन के निर्माण में उपयोगी निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व है। ऑर्लॉन के निर्माण में कौन सा रासायनिक तत्व है जो कि उपयोगी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल। ऑर्लॉन एक एक्रिलिक रेशा है। यह भी एक संश्लेषित पॉलीमर रेशा है जो एक काफ़ी जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनता है। इसका आविष्कार सन 1948 में हुआ था। इसमें 85% एक्रिलोनाइट्रिल होता है। इसकी आणविक संरचना में पॉलीमर की लंबाई श्रृंखला में होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण होता है। एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण कैसे होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूखी कताई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागे को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऑप्शन ए शेडिंग कहते हैं। शेडिंग बुनाई की इस क्रिया में हार्नेस ताने के उस धागे को ऊपर उठाता है जिनके नीचे वस्त्र को गुजारना है। ताने के धागे को उठाने से एक शेप बन जाता है। इसमें से बाने का धागा शटल द्वारा दाहिनी तरफ से बाईं ओर डाला जाता है। आते हैं नेक्स्ट पे। धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं, जो धागे हैं उन्हें सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें ताना कहते हैं। ताना इसे कहते हैं, बाना इसे कहते हैं। तो ताना बाना से ही वस्त्रों की बुनाई होती है। सभी प्रकार के वस्त्रों के दोनों ओर आधा इंच या फिर 0.5 इंच किनारी रहती है, जैसे कि हमने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन में देखा था किनारी के बारे में कि किनारी होती है, बता ही देती हूँ कितने इंच होती है। वो क्वेश्चन अभी मिल नहीं रहा, ठीक है, अब इसको मिल गया। हाँ, 1.5 इंच से 2 इंच 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक सेल्वेज होती है, जिसे कि हम किनारी भी कहते हैं।
कि वही बात यहाँ पे कह रहा है, यहाँ दूसरे लैंग्वेज में कह रहा है वस्त्रों के दोनों ओर आधा इंच या फिर 0.5 इंच किनारी रहती है। यह किनारी वस्त्र की समस्त जमीन से कुछ अलग है, तो मतलब वस्त्र के समस्त सतह से कुछ अलग ही प्रकार की होती है। इसी किनारी को सेल्वेज कहते हैं। सेल्वेज से वस्त्र दोनों ओर से स्थिरता से बंधा रहता है तथा धागे टकने मतलब इधर उधर नहीं निकल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े को 10% कास्टिक सोडा में खींचकर 2 मिनट भिगोने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉइस्चराइजिंग विधि। मॉइस्चराइजिंग प्रक्रिया द्वारा सूती वस्त्र को कास्टिक सोडे की रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा चमकदार बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में वस्त्र या फिर धागे को ठंडे कास्टिक सोडे के घोल में डाला जाता है, जिससे उसकी सिकुड़न कम हो सके तथा तंतु के ऐंठन को समाप्त किया जा सके, जिससे तंतु या वस्त्र चमकदार दिखाई देता है। वस्त्र को मॉइस्चराइजिंग करने के लिए 15 से 20% तक सांद्रता वाले कास्टिक सोडे के घोल में 1 या 2 मिनट तक कमरे के तापमान में डुबोए रखा जाता है। फिर वस्त्र को खींचकर कास्टिक सोडे में धोया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिनाई। बिनाई वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है। यहाँ पे जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं। सामान्यतः वस्त्र निर्माण की विधि का आशय कपड़ों तैयार करने की विधि से होता है। वस्त्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित विधियाँ आती हैं, देख लेते हैं। पहला है सलाई से बुनाई, फिर आता है ड्राफ्टिंग, फिर आता है कढ़ाई, फिर आता है तुरपाई, फिर आता है रफ और लास्ट में आता है प्रेस। नेक्स्ट है कि कॉर्डिंग के द्वारा क्या होता है? तो ऑप्शन डी, रेशे को साफ किया जाता है। रेशे को साफ किया जाता है। कॉर्डिंग के द्वारा रेशे को साफ किया जाता है। इसे धुलने वाली मशीन भी कहते हैं। इसी मशीन की सहायता से रेशे से धूल, मिट्टी व माड़ को निकाल कर साफ किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है भराई या फिर फिलिंग सूत उतारता है आवरण मतलब रैप सूत के ऊपर इसमें। तो सादी बुनाई में यहाँ पे आंसर दिया ही है, सादी बुनाई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भराई सूत उतरता है आवरण सूत के ऊपर से, तो सादी बुनाई में भराई सूत आवरण सूत के ऊपर उतरता जाता है। सादी बुनाई को रिब बुनाई या फिर मैट बुनाई या फिर बास्केट बुनाई तथा ट्रिल बुनाई भी कहा जाता है। यह अन्य बुनावट की अपेक्षा कठोर तथा मजबूत होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्रैम्बिंग एक फिनिशिंग है, इसके लिए क्रैम्बिंग एक फिनिशिंग है किसके लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिल्क के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से कौन से तंतु प्राप्त किया जाता है? तो प्राकृतिक स्रोत से कौन से तंतु प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे सूत हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्राकृतिक स्रोत से सूत का तंतु प्राप्त किया जाता है। वनस्पति जगत प्राकृतिक वस्त्र उपयोगी तंतुओं में सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय तंतु कपास है। कपास के तंतुओं से निर्मित वस्त्र को सूती वस्त्र कहा जाता है। नायलॉन के तंतु रासायनिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं एवं नायलॉन के तंतुओं में नमी के गुणों का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भार प्रति इकाई लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है धागे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, धागे की संख्या। भार प्रति इकाई लंबाई या फिर लंबाई प्रति इकाई भार धागे की संख्या इंगित करता है। धागे में लंबाई के धागे के साथ जो संबंध रहता है उसे धागे की संख्या कहते हैं। कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिचर्या कौन सी है? तो हम पहले ही देख रखे हैं, टेंटरिंग है। टेंटरिंग के बारे में हमने नीचे अच्छे से देख रखा है। कपड़े की लंबाई, चौड़ाई व वांछित दशा में लाने के लिए जो परिचर्या की जाती है उसे टेंटरिंग कहते हैं। यह परिचर्या वस्त्र के आकार प्रकार को सही करने के लिए अपनाई जाती है और यह एक यांत्रिक परिचर्या है। ये तंतु लंबे अविरल होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं। तो मीटर में कौन से तंतु नापे जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंतु रेशा। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है कि सूत या फिर तंतु रेशे परस्पर जुड़े रेशे की एक निरंतर लंबाई है जो कपड़े के उत्पादन, सिलाई,
कोशिकीय से बुनाई, कढ़ाई और रस्सी बनाने आदि के लिए उपयुक्त है। ये तंतु रेशे अविरल तथा लंबे होते हैं, जिन्हें मीटर में मापा जाता है। सूत अनेक प्लाइयों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक प्लाई एक एकल कटा हुआ सूत होता है। एक मोटा धागा बनाने के लिए प्रत्येक प्लाई को विपरीत दिशा में एक साथ मरोड़ा जाता है। अंतिम मोड़ की दशा के आधार पर धागे को एस ट्विस्ट या फिर जेड ट्विस्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7 से 12। अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या 7 से 12 इंच होती है। ऐंठन देने हेतु इसकी दिशा निर्धारित की जाती है। रेशे लंबे हो अथवा छोटे, इन्हें ऐंठन देकर व बंटकर ही धागा निर्माण किया जाता है। ऐंठन देने का मुख्य उद्देश्य सभी रेशे में आपस में सटाकर बांधना, जिससे उनके खुले सिरे आपस में लिपट कर अदृश्य हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रक्रिया के लिए कपड़ों के तंतुओं में समशक्तिशाली का गुण महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए कताई, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कताई। 79 नंबर क्वेश्चन है। तो कताई प्रक्रिया के लिए कपड़ों में मसलिनता का गुण महत्वपूर्ण है। वस्त्र निर्माण के लिए रेशे से धागे का निर्माण किया जाता है, अतः धागे का निर्माण प्रक्रिया की कताई प्रक्रिया कहलाती है। रेशे विशेषकर प्राकृतिक रेशे जैसे कि कपास, ऊन, लिनन, कटे फटे कोकूनों से प्राप्त रेशम आदि हैं। छोटे छोटे टुकड़े के रूप में रहते हैं। इन्हें एकत्रित करके विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा साफ सुथरा किया जाता है। इस प्रकार बटाई के साथ साथ धागे में ऐंठन पड़ता है और रेशे की कताई होती जाती है, जिसके फलस्वरूप अविरल लंबाई के धागे प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक से वस्त्र निर्माण एवं बुनाई से। कोशिश कर रही हूँ कि पीडीएफ में जितने पेज है उसे कंप्लीट कर ले, फिर भी देखते हैं। वस्त्र निर्माण एवं बुनाई से सिलाई की बजाय कपड़े की विभिन्न परतों को पकड़ने के लिए प्रयुक्त टाके कहलाते हैं। तो कौन से टाके हैं? तो वो है तिरछी, कच्चा, पखिया टाका आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुकामों की श्रृंखला जो एक रेशे में क्षैतिज रूप में पिरोई जाती है डैश कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाना। तुकामों की श्रृंखला जो एक रेशे में क्षैतिज रूप में पिरोई जाती है बाना कहलाती है। वेफ्ट या फिर बाना नीटिंग की संरचना विधि हाथ में सलाइयों पर की गई बुनाई की तरह ही है। इसमें केवल एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है। धागा क्षैतिज दिशा में बुने भाग के आर पार आता जाता रहता है। इस बुनाई विधि बाने के धागे के समान ही दाईं से बाईं तथा बाईं से दाईं ओर कपड़े के अनुप्रस्थ रेखा के साथ चलता है। आते हैं नेक्स्ट पे। कपड़ा तंतु या रेशे या बुनाई या फिर चयन के लिए योग्य द्रव्य, इनके लिए डैश यह व्यापक नाम है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तागा हो जाएगा। आप ये जो डिटेल्स दिया है ना आप पढ़ लीजिए, वरना लगता है कि मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। तो वीडियो को रोक के आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। मैं आगे जल्दी से क्वेश्चन कराते जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टाके का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है? तो किस टाके का? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हेरिंग बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप इन डिटेल्स को पढ़ सकते हैं बीच में वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कपड़ों में ट्रिल बुनाई डैश का प्रभाव देता है। तो कपड़ों में जो ट्रिल बुनाई है वो तिरछी रेखे का प्रभाव देता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कपड़ा बनाने की विधि को कहते हैं। तो कपड़ा बनाने की विधि को बुनाई कहते हैं। कपड़ा बनाने की विधि को बुनाई करते हैं। करघे के द्वारा ताने के धागे से बाने के धागे को फंसाकर शीघ्रता से वस्त्र बुन लिया जाता है। यह निर्माण प्रक्रिया अत्यंत तीव्रता से होती है, परंतु वस्त्र निर्माण करते समय करघे में कई क्रियाएं एक समय ही करघे के अलग अलग भाग द्वारा संपादित होती हैं।
डेनिम बनाने में उपयोग की जाती है, तो डेनिम बनाने में ऑप्शन सी ट्रिल बुनाई का उपयोग किया जाता है। डेनिम बनाने में ट्रिल बुनाई का उपयोग किया जाता है। ट्रिल बुनाई से निर्मित वस्त्र अन्य बुनाई की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होते हैं। इस बुनाई से निर्मित वस्त्र की सतह पर तिरछी धारियाँ दिखाई देती हैं। इस बुनाई में बाने के धागे ताने के दो या दो से अधिक धागों के ऊपर से निकलकर ताने के किसी एक धागे से निकलता है और अंत में इसी प्रकार जो पूरी पंक्ति होती है उसकी बुनाई की जाती है। नेक्स्ट है कि पतलून को सिलने की प्रक्रिया का क्रम क्या है। तो पतलून को सिलने की सिलाई की प्रक्रिया का क्रम क्या है, तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। जेब, फ्लाई या फिर जिप की पट्टी सबसे पहले और लेबलों की पूर्व तैयारी कर लेंगे, फिर पतलून का पीछा बनाएंगे, फिर पतलून के सामने का भाग बनाएंगे, फिर वस्त्र के भागों को इकट्ठा करके व्यवस्थित करेंगे। गीली कटाई का सही क्रम क्या है। गीली कटाई का सही क्रम क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। रेशो को कोगुलेट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है। तो गीली कटाई का सही क्रम है कि रेशे को कोगुलेटिंग बाथ में ठोस पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको खींचते हैं, फिर धोना और रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, फिर सुखाना, फिर लपेटना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन एवं कारक वाला है। पारंपरिक कांथा धारणीय वस्त्र है और कारक में दिया है इसे पारंपरिक रूप से अवशिष्ट वस्त्र सामग्री के साथ बनाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हो जाएंगे। पारंपरिक कांथा धारणीय वस्त्र है क्योंकि इसे पारंपरिक रूप से अवशिष्ट वस्त्र सामग्री के साथ बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन स्किप हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डलिया, धारीदार, ट्रिल और साटिन सभी मूलभूत बनावट है। कारण में दिया हुआ है इन सभी बनावटों में तीसरे तागे का उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ए असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा और ये सत्य हो जाएगा। सभी बुनावटों में तीसरे धागे का उपयोग किया जाता है, ये सही है, लेकिन ऊपर वाला गलत है। नेक्स्ट आते हैं, ये भी नेट का क्वेश्चन है, हाँ ये उपयोगी है। डेनियार ग्राम में भार है, तो अभी हमने इससे पहले ही देखा हुआ था कि डेनियार ग्राम में भार क्या है, तो धागे का 9000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टेक्सटाइल प्रकरण का सही क्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले आ जाएगा सिंजिंग, फिर आएगा डीसाइजिंग, फिर आ जाएगा स्कारिंग, फिर आ जाएगा ब्लीच करना और लास्ट में आता है मॉइस्चराइजिंग करना। नेक्स्ट है नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि डैश से बनता है, तो नमदा किससे बनता है, तो नमदा ढीले रेशे से बनता है, छोटे रेशे से बनता है। ट्रिल बुनाई के रेशे उदाहरण है, तो किसके उदाहरण है, तो ट्रिल बुनाई के रेशे उदाहरण है खाकी वस्त्रों के। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो खाकी ट्रिल बुनाई रेशे का उदाहरण है। ट्रिल बुनाई से तैयार वस्त्र की सतह पर तिरछी धारियाँ होती हैं और इस बुनाई में बाने का धागा ताने के कई धागों के ऊपर से निकलकर ताने के किसी एक धागे को नीचे से निकालता है, फिर उतने ही धागे को पार करके पुनः एक लाइन क्लियर करता है और अंत तक इस प्रकार पूरी पंक्ति भर जाती है। अगली पंक्ति में इस क्रम में चलता है, परंतु अंतर यही है कि जिस एक धागे के नीचे से पहले निकलता था, इस बार उनके बाद वाले अगले धागे के नीचे से वह निकलेगा और ऐसे ही वस्त्र की बुनाई कर लेता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो ट्रिल है उसको ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है कि वो कैसी धारियाँ देती है, तो तिरछी, लहरदार,
ड्रिल से रिलेटेड हमने बहुत से क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, कश्मीर शॉल में कढ़ाई को प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किस शिल्पकार की भूमिका रही है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अली बाबा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूप की उस श्रृंखला को क्या कहते हैं जो वस्त्र में क्षैतिज रूप से प्रतिच्छेदन करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के बता देती हूँ। तिरछी लकीरें निम्नलिखित में से किस बुनाई की मुख्य विशेषता है? तो आप सब ऑलरेडी जानते हैं, तो वो ट्रिल बुनाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 111 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एकल प्रचालन क्रिया द्वारा एक ही समय पर सैकड़ों परिधान तैयार कर सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टनल फ्रेशनर। इसके बारे में भी हमने स्टार्टिंग में देख रखा है। लॉक टाका हमने देखा था 300 नंबर वाले को, इसे देख लेते हैं। लॉक टाका है, तो लॉक टाका इनमें से कौन कौन सा है? तो लॉक टाका दो तरफी होता है और परिशुद्ध सिलाई में प्रयोग में आता है। तो लॉक टाका दो तरफी होता है और ये दोनों सही हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हमने कर रखा है, फिर भी दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया है। वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार नहीं, एक बार हमने रेशे को देखा था और उसके बाद शायद कपड़े को हमने देख रखा है, याद नहीं आ रहा है, फिर से देख लेते हैं। कपड़े को तैयार करने का क्रमवार है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिकुड़न, सीधा करना, फिर प्लंकिंग करना, फिर इस्त्री करना। नेक्स्ट पे आते हैं। कपड़े की बुनाई का सही क्रम कौन सा है? तो कपड़े की बुनाई का सही क्रम कौन सा है? तो शेडिंग आ जाएगा, पिकिंग आ जाएगा, लेटअप आ जाएगा और बीटअप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धागे के खिंचाव की डिग्री को बुने हुए कपड़े के ग्रेन के आधार पर पहचाना जाता है एवं कारक में दिया हुआ है कि ताने धागे बाने की अपेक्षा अधिक खींचते हैं। तो यहाँ पे कारण गलत हो जाएगा और कथन सही हो जाएगा। आई थिंक इसके आगे के जो भी पेजेज हैं वो उतने क्लियर नहीं आए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो पेजेस हैं, जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं, उसे देख लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप अगर यूथ के सारे क्वेश्चन देखने चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अब प्रैक्टिस सेट में ज़्यादातर यूथ के क्वेश्चन लाऊंगी। अदरवाइज मैं दूसरी भी बुक के क्वेश्चन लाती थी। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।